डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान जो हमारा विषय है उसका मतलब अर्थशास्त्र का ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में बुक का हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। दूसरा प्रश्न है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा। यानी कि भारत में जो है मिश्रित क्या है, अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। हमारा आंसर हो जाएगा विकसित हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, विकसित हो जाएगा। दूसरा चीज़ है, कुछ इसमें प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, उस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। बुक से है हमारा, इसमें दिया है पहला हमारा, भारत अंग्रेजी शासन का एक डैश था। भारत अंग्रेजी शासन का एक क्या था, उपनिवेश था। भारत अंग्रेजी शासन का एक क्या था, उपनिवेश था। अगला हमारा प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का, है ना, क्या किया। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया, है ना। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की, है ना, डैश है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रणाली हो जाएगा। यानी कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है, प्रणाली है। अगला हमारा प्रश्न है, द्वितीयक क्षेत्र को, है ना, क्या कौन सा क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से, है ना, डैश की प्रक्रिया है। यानी कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डैश की, तो इसमें हो जाएगा आपको परिवर्तन। यानी आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की क्या है, प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय डैश को दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नियोजन। यानी कि भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, आर्थिक विकास की माप करने के लिए, है ना, डैश को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। मतलब आर्थिक विकास की माप करने के लिए किसको सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है, साधनों के मामले में धनी होते हुए बिहार की स्थिति क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दयनीय। यानी कि साधनों के मामले में धनी होते हुए बिहार की स्थिति क्या है, दयनीय, यानी कि खराब है। बिहार में, है ना, जीवन का आधार क्या है। बिहार में जीवन का आधार क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि। बिहार के विकास में, है ना, डैश एक बहुत बड़ा बाधक है। बिहार के विकास में, है ना, डैश एक बहुत बड़ा बाधक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाढ़। यानी कि बाढ़ जो है बिहार के विकास में क्या है, सबसे अधिक जो है बाधा है। अगला हमारा प्रश्न है, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है, आमदनी कितना है, इसका आंसर हो जाएगा 25,294 रुपये हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। यानी कि भारत में जो वित्तीय वर्ष जो है ना, फाइनेंस, मतलब भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है, 1 अप्रैल से 31, है ना, मार्च तक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यानी कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय क्या है, आमदनी जो है सबसे अधिक है, सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर पटना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए इसमें 3 ऑप्शन है, सहज हो जाएगा, वैज्ञानिक हो जाएगा, व्यवहारिक हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त तीनों हो जाएगा। प्रश्न हमारा कह रहा था उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है,
क्या है? तो सहज भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। आगे कुछ रिक्त स्थान है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बिहार की डैश प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। मतलब कहने का मतलब है बिहार में कितने प्रतिशत आबादी जो है वह गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41.4%। आगे हमारा क्वेश्चन है, उत्पादन आय एवं डैश एक चक्रीय समूह का निर्माण है। उत्पादन आय एवं डैश एक चक्रीय समूह का निर्माण है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यय यानी कि खर्च। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है? यानी प्रश्न हमारा कह रहा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि होती है। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से डैश की क्रिया पूरी होती है। प्रश्न हमारा राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से, है ना, डैश की क्रिया पूरी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, बिहार में वर्ष 2008-9 के बीच कुल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.03% हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान है जो बुक में दिया है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय डैश, है ना, को ही है, यानी कि मुद्रा, यानी कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय जो है वह क्या है? मुद्रा है, यानी कि पैसा, रुपया पैसा। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की डैश है, जीवन शक्ति है। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है? जीवन शक्ति है। अगला प्रश्न हमारा, मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का, है ना, डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा इतिहास, यानी कि मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है। अगला हमारा प्रश्न है, एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु के आदान प्रदान को, है ना, क्या कहा जाता है ना, कौन सी प्रणाली कहा जाता है? तो इसको हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली हो जाएगा। यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु के आदान प्रदान यानी कि लेन देन जो किया जाता है उसको कौन प्रणाली कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी, है ना, डैश है। तो ये हो जाएगा उपलब्धि हो जाएगा, यानी कि मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी क्या है? उपलब्धि है। अगला प्रश्न है, मुद्रा विनिमय का डैश है, मुद्रा विनिमय का डैश है, यानी क्या है? माध्यम है। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य डैश हो गया, यानी कि प्लास्टिक, है ना, मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य क्या हो गया? सरल हो गया, यानी कि आसान हो गया। मुद्रा एक अच्छा डैश है, इसका आंसर हो जाएगा सेवक है। मुद्रा एक अच्छा क्या है? सेवक है। अगला प्रश्न है, आय तथा उपभोग का अंतर, आय तथा उपभोग का अंतर डैश कहलाता है, यानी कि बचत कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। अगला प्रश्न है, साख का मुख्य आधार, साख का मुख्य आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वास, यानी कि साख का मुख्य आधार क्या है? विश्वास है। अगला हमारा प्रश्न है आपको, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है, यानी कि गैर संस्थागत का मतलब हो गया कि उसको, है ना, कोई संस्था के अंतर्गत नहीं है। तो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? महाजन है ना, महाजन है, जिससे लोग लेन देन करते हैं, है ना, ऊंची ब्याज दरों पर लोगों को लेन देन मतलब पैसा देते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन संस्थागत, है ना, वित्त का साधन है? इसका आंसर राइट हो जाएगा व्यवसायिक जो बैंक होता है, कमर्शियल जो बैंक होता है, वह जो होता है संस्थागत वित्त का साधन होता है। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का जो केंद्रीय बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसको आरबीआई भी कहा जाता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? यानी कि राज्य में कार्यरत, है ना, केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान,
है ना, करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा भूमि विकास बैंक जो होता है वह दीर्घकालीन ऋण प्रदान। दीर्घकालीन का मतलब हो गया लंबे समय तक। जैसे कि हम लोग प्रश्न उत्तर भी करते हैं तो उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा मतलब अधिक शब्दों में लिखते हैं। तो उसी तरह दीर्घकालीन का मतलब हो गया है ना, अधिक समय तक देने वाली जो ऋण प्रदान करने वाली संस्था जो है उसका नाम जो है भूमि विकास बैंक है। अगला प्रश्न हमारा, भारत की वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल जो है किस शहर को कहा जाता है? तो ये आपको हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका मुंबई हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 196, यानी कि देश में अभी कार्यरत जो क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक है उसका कुल संख्या है 196। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? यानी कि व्यावसायिक जो बैंक है, कमर्शियल बैंक जो है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में। ठीक है, कुछ रिक्त स्थान है बुक का, उसको हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, है ना। साख अथवा ऋण की आवश्यकता की पूर्ति डैश संस्था के द्वारा किया जाता है, यानी कि साख अथवा ऋण की आवश्यकता की पूर्ति डैश संस्था के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय संस्था के द्वारा जो होता है साख अथवा ऋण की आवश्यकता को पूर्ति किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार द्वारा प्राप्त ऋण की प्रतिशत मात्रा, है ना, प्रतिशत है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार द्वारा प्राप्त ऋण की प्रतिशत मात्रा क्या होता है? प्रतिशत है। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को मतलब डैश ऋण प्रदान करती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा अल्पकालीन। अल्पकालीन का मतलब हो गया कुछ समय के लिए, यानी कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को, है ना, अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, है ना, कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 ईस्वी में हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? 1935 में हुआ, है ना। अगला प्रश्न है हमारा, वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का डैश माना जाता है? वित्तीय जो संस्था जो होता है वह किसी भी, है ना, देश का मेरुदंड माना जाता है ना। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह में लगभग डैश सदस्य होते हैं? स्वयं सहायता समूह में हमारा कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें सदस्यों की संख्या जो होता है 15 से 20 होता है। स्वयं सहायता समूह जो हमारे गांव में चलता है, अक्सर हमारी माताएं एवं बहनें जो है ना 15 से 20 महिलाओं का एक समूह बना के और उसमें अपना हफ्ता में जो है आपको 10 रुपया 20 रुपया इकट्ठा करती है। इस तरह समूह का संचालन चलता है ना। अगला प्रश्न है ना, SHG यानी कि, है ना, SGH जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसका हो जाएगा फुल फॉर्म हो जाएगा। SHG का मतलब हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि कहने का मतलब हो गया स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकार निर्णय डैश लेते हैं, यानी कि जो स्वयं सहायता समूह जो होते हैं SHG, यानी कि कहने का मतलब फुल फॉर्म हो जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप में बचत और ऋण संबंधित अधिकार का जो निर्णय होता है वह समूह के सदस्य लेता है। कौन लेता है? समूह के सदस्य लेता है। अगला हमारा प्रश्न है, व्यावसायिक बैंक डैश प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करती है? व्यावसायिक बैंक जो है कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करती है? तो व्यावसायिक जो बैंक होता है वह 4 प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय जो पूंजी बाजार जो है वह डैश वित्तीय सहायता प्रदान करती है? भारतीय पूंजी बाजार जो है वह दीर्घकालीन वित्तीय, है ना, सहायता प्रदान, है ना, करती है। अगला हमारा प्रश्न हो गया, सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा डैश पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा उपलब्ध होता है? छोटे या लघु, यानी कि सूक्ष्म जो वित्त मतलब योजना के द्वारा जो होता है छोटा या लघु पैमाने
पर साख अथवा ऋण की सुविधा क्या होता है, उपलब्ध होता है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र होता है वह होता है सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन होता है, सेवा क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं, 5। मानव पूंजी के, है ना, प्रमुख घटक कितने हैं, 5 है। कौन बीमारू राज्य नहीं है। देखिए जब भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले नहीं वाला, है ना, तो उस प्रश्न को गौर से देखिएगा। प्रश्न में हमारा नहीं दिया है तो उसको नहीं को हम गोल कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे, ताकि हमको समझ में आए कि पूछ क्या रहा है प्रश्न। नहीं, तो इसमें कह रहा है कौन बीमारू राज्य नहीं है ना। तो बिहार जो है हमारा बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश जो है हमारा बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी जो है हमारा बीमारू राज्य है। लेकिन इसमें प्रश्न पूछा है कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो कर्नाटक जो हमारा हो जाएगा बीमारू राज्य नहीं होगा। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है। गैर सरकारी का मतलब हो गया सरकार द्वारा, है ना, नहीं चलता है वो, तो इसमें हो जाएगा मॉल सेवा हो जाएगा। हमारा देखिए सैन्य सेवा जो हो जाएगा, सैनिकों का जो है वह जो सरकार का है ना, सेवा सरकारी सेवा है। वित्त सेवा जो है फाइनेंशियल सर्विस जो है वह सरकार द्वारा चलता है। रेल सेवा जो है वह भी सरकार द्वारा है। लेकिन मॉल सेवा जो है, मॉल जो अक्सर नगरों और शहरों में बड़े बड़े मॉल होते हैं जिसमें बहुत सारे मतलब सुविधा जो है सामानों की एक ही बिल्डिंग के अंदर हम लोग प्राप्त करते हैं, कपड़ा से लेके जो भी चीज़ है। तो मॉल सेवा जो है वह क्या है, गैर सरकारी, है ना, सेवा है। अगला हमारा प्रश्न है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा और विद्युत हो गया। ये तीनों चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी कि कोयला से भी हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, पेट्रोलियम से भी और विद्युत से भी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, है ना। अगला जो हमारा प्रश्न जो है हमारा, इसमें कह रहा है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। नई आर्थिक मतलब नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदारीकरण हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा, वैश्वीकरण हो जाएगा। यानी कि उपयुक्त क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नई आर्थिक नीति में आपको उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, 5 है ना। इनमें से अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इनमें से कौन, देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है, मतलब मल्टीनेशनल जो कंपनी होता है, मतलब बहुराष्ट्रीय का मतलब गया एक देश से दूसरे देश में, यानी कि विदेश में भी वो पाया जाता है, वो कंपनी है। जैसे कि आपको, है ना, फोर्ड मोटर्स हो गया, है ना, सैमसंग हो गया जो कि हमारा मोबाइल बनाता है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यानी कि मतलब अलग अलग देशों में इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, बनता है ना। कोका कोला हो गया, कोका कोला का जो भी प्रोडक्ट है, कोका कोला कहिए या आपको स्प्राइट कहिए, चाहे आपको मज़ा कहिए, ये सब सारा कोका कोला का ही प्रोडक्ट है, जो कि यह जो है बहुराष्ट्रीय, है ना, कंपनी है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। यानी कि फोर्ड मोटर्स हो जाएगा, सैमसंग हो जाएगा और कोका कोला हो जाएगा। ये क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला हमारा प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ है। देखिए वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, व्यापार, पूंजी, तकनीक, है ना, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, एक साथ तालमेल मिला के चलना, इसी को कहते हैं वैश्वीकरण, है ना। अगला हमारा प्रश्न है, कह रहा है इसमें, है ना, पार्ले समूह के, है ना, थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा है। देखिए पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, कोका कोला। आगे हमारा प्रश्न रिक्त स्थान है, वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था का डैश अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। यानी कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। यानी कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था का समन्वय। अगला प्रश्न है हमारा, व्यापार, पूंजी, तकनीक, स्थानांतर, है ना, सूचना प्रवाह के माध्यम से
डैश को बढ़ावा मिलता है ना। प्रश्न हमारा कह रहा है व्यापार, पूंजी, तकनीक, है ना, हस्तांतरण, है ना, सूचना प्रवाह के माध्यम से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। किस चीज़ को बढ़ावा मिलता है? वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न है बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में, है ना, डैश भूमिका निभा रही है, यानी कि मुख्य भूमिका निभा रही है। अगला प्रश्न है विदेशी व्यापार विश्व के देश के बाजारों को, है ना, क्या करने का कार्य करती है, यानी कि विदेशी व्यापार विश्व के देशों के बाजारों को क्या करने का कार्य करती है, यानी कि इसको जोड़ने का कार्य करती है। अगला हमारा प्रश्न है WTO की स्थापना सन मतलब डैश में की गई। तो WTO की स्थापना जो है 1995 में किया गया, है ना। अगला हमारा प्रश्न है भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत उपभोक्ता अधिनियम मतलब संरक्षण की घोषणा कब हुई? तो इसकी घोषणा जो है आपको, इसका आंसर हो जाएगा 1986 में किया गया। अगला प्रश्न है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च, यानी कि 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे प्रश्न है हमारा, है ना, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1811 और 4000। 1800 से 11 और 4000, 1811 4000। अगला प्रश्न है स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए, है ना, किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? यानी कि स्वर्ण भूषण, यानी कि कह रहा है कि स्वर्ण मतलब गहना हो गया, आभूषण पर जो उसकी शुद्धता को जांचने के लिए, है ना, किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो इसको हम कहते हैं हॉलमार्क का। आंसर हो जाएगा इसका हॉलमार्क का। अक्सर जो होता है हॉलमार्क का लोग सोना खरीदना पसंद करते हैं जिसमें मतलब शुद्ध सोना हमको प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा राज्य आयोग को। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा कहाँ? राज्य आयोग को। इसका आंसर हो जाएगा राज्य आयोग। अगला प्रश्न है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो इसमें कोई आवेदन शुल्क नहीं लगता है। इसका आंसर हो जाएगा, है ना, इसमें शुल्क नहीं। अगला हमारा प्रश्न जो है अब हमारा खत्म हो गया। इस तरह हम जो हमारा इकोनॉमी मतलब अर्थशास्त्र का जो भी हमारा क्वेश्चन था अब समाप्त हो चुका है। चलिए धन्यवाद।